स्वागत है एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक दूसरे टॉपिक को डिस्कस किया था, सॉल्व किए थे। आज की क्लास में उसी के आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हेडिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पहले ही से नोट डाउन कर दिया है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है इसके कारण अपवर्तन का फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है। इसका हम ध्रुव से होती हुई एक हम लाइन ड्रा कर ले रहे हैं जिसका नाम मुख्य अक्ष होता है। ठीक, और यहाँ पर हम इसके बाएं साइड का जो माध्यम है इसको हम मान ले रहे हैं क्या है, विरल है। बाएं तरफ का माध्यम क्या है, विरल है, और दाएं तरफ का माध्यम क्या है, सघन है। ठीक है, और इस बाएं तरफ की जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं क्या है, n1 है, और दाएं तरफ का जो अपवर्तनांक है इसको क्या मान ले रहे हैं, n2 है। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को हम नॉमिनेशन कर दे रहे हैं P, जो कि हमारा ध्रुव हुआ करता था। अब इसके बाएं साइड में हम क्या करते हैं, कोई वस्तु रख रहे हैं। ठीक है, तो अब बाएं साइड में वस्तु रखने का मतलब कि मान ले रहे हैं कि हम वस्तु इस O पॉइंट पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ से हम वस्तु का मेजरमेंट करते हैं तो वो हम पॉइंट मान ले रहे हैं क्या है, O है। ठीक है, अब इस O पॉइंट से प्रकाश किरणें चलेंगी और ये हमारा जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है इस पर आपतित होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है और चलने के बाद क्या होगी, इस पृष्ठ पे आपतित हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर पहले से ही कर लिया कि ये हमारा क्या है, विरल है, और ये हमारा क्या है, सघन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, ये अभिलंब जिस पॉइंट से होकर जाएगा वो हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो अब बताओ, जब ये प्रकाश किरणें यहाँ से चली इस O पॉइंट से तो इस पर टकराई, तो अब टकराने के बाद ये विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन जाने पर ये प्रकाश किरणें हमेशा अभिलंब की ओर क्या होती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है, तो अब ये प्रकाश किरण यहाँ से सीधे ना जाके थोड़ा सा क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। बात समझ में आ रही? तो इसको हम दिखा दे रहे हैं कि ये हमारी प्रकाश किरण इस दिशा में चली गई। दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करते हैं, इसके P से गुजारते हैं, तो P से जाएगी, और चूंकि हम जानते हैं कि P से कोई भी प्रकाश किरण अगर जाती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे गई वैसे ही सीधी निकल जाती है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारी आपतित किरण है, इन आपतित किरणों को जो इस पृष्ठ से अपवर्तित हो रही हैं, क्या ये एक दूसरे को कहीं पर मिल रही हैं? तो हम इस किरण को आगे बढ़ाएं, इन सारी किरणों को, तो ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। तो अब इसका वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका जो दूसरा प्रतिबिंब होगा जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वो जो बनेगा, इन अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाएं। तो आप बताओ, ये वाली प्रकाश किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो जितनी दूरी पर ले जाना चाहें ये प्रकाश किरण ऐसे ही चली जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण जो कि ये हमारी है, इसको हम पीछे बढ़ाएं, तो अब देखो इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो पीछे बढ़ाएंगे तो अब दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर या जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी वही इस वस्तु O का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो अब देखो, ये अपवर्तित किरण ये वाली और ये वाली अपवर्तित किरण, इन दोनों को पीछे बढ़ाने पे ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा वस्तु O है, इस वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनाई वो क्या बना, I, जो कि इमेज है। ठीक है, और वस्तु के बाईं साइड पे बन रहा है। ठीक, ये यहाँ तक हो गया कि भाई हमने अविलंब का मेंशन किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉमिनेशन कर लेते हैं जिससे इसको सॉल्व करने में हम लोगों के लिए आसानी रहेगी। ठीक है,
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहे हैं, इसको कम्प्लीटली बना ले रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, इस पॉइंट पे हम कैसे बातें कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रा बताओ, हमारी जो आई होता है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, क्या होता है? आपतन कोण। ये हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही बनता है। और जो हमारा आर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। क्या होता है? अपवर्तन कोण। ये कोण हमेशा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वो ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे हमारा एक पृष्ठ तो हमने माना ही ना। तो आप बताओ, यहाँ से प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, ये आपतित प्रकाश किरण है, और ये हमारा क्या है? अभिलंब है। इसका कोई नॉमिनेशन कर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है? बी है, और इस पॉइंट को कह दे रहे हैं ए, और यहाँ पर ये तो सी होगा ही। तो आप ज़रा बताओ, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण, जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। दूसरा कोण क्या होगा? आप कहेंगे सर ये हमारा एंगल हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित या अपवर्तन कोण बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इधर से आप न देखना चाहो तो यही देख लो, ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, अर्थात ये हमारा क्या बन जाएगा? इस कोण को हम बोलेंगे आर, जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से एक लंब डाल देंगे, ये अपनी सुविधा के लिए डाला जाता है, और इसका कोई नॉमिनेशन कर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हमारा पी पॉइंट है, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट में है, पास में है, तो अभी लास्ट में ये पॉइंट हम बोलेंगे, बट आपको त्रिभुज दिखे इसी वजह से ये चीज़ें मानी जा रही हैं। ठीक, अब देखो, जो वस्तु है, वस्तु और ये जो इसके बीच बनने वाला कोण है, इसको हम मान ले रहे हैं क्या है? अल्फा है। ठीक है, प्रतिबिंब वाली कंडीशन को हम मान ले रहे हैं बीटा है, और यहाँ इसके बीच वाली कंडीशन को हम मान ले रहे हैं क्या है? गामा है। मानने को हम कुछ मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ अल्फा बीटा माना है, तो इसी आधार पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक अगर बातें आपको समझ में आ गई तो आगे अब कुछ भी बचा नहीं है। हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक, तो यहाँ हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ लिखेंगे, चूँकि स्नेल के नियमानुसार क्या होता है भाई? स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है? n2/n1। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे यहाँ जो A है और ये जो P है, क्योंकि ये हमारा जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है, इसका द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए इसके माध्यम से जो बनने वाला कोण I और R होगा, इस कोण का मान भी क्या होगा? छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि A, या लिख देंगे क्योंकि दर्पण उत्तल गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए साइन आई को हम क्या करें? आई के बराबर, तथा साइन आर को हम किसके बराबर कर दें? आर के बराबर, और हम इसको समीकरण नंबर 1 बना ले लिखेंगे। इसलिए समीकरण नंबर 1 से क्या आ जाएगा भाई? समीकरण नंबर 1 में हमें दिख रहा है साइन आई के स्थान पे आई और साइन आर के स्थान पे क्या? आर, बराबर n2 बटे क्या आ जाएगा? n1, या n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, n1 इंटू क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू क्या होगा? n2 इंटू क्या? आर। इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना ले रहे हैं। ठीक है, हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि अब हम यहाँ से इस फिगर को देखते हुए अल्फ़ा आई और आर की वैल्यू निकाल के लाएं और यहाँ पे पुट कर दें, वही हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो त्रिभुज दिख रहे हैं उन त्रिभुजों में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम जिस त्रिभुज में चल रहे हैं उसी त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा काम क्या है कि हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं? त्रिभुज हमारा क्या है? AOC। कौन सा त्रिभुज है? AOC।
सी इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा AOC में। आप बताओ जरा, यहाँ पर ये अल्फा कोण है, यहाँ पर ये गामा कोण है, और बताओ तीसरा हमारा ये आई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको मालूम होगा, ये पिछली क्लास में आपको मैथमेटिक्स में बताया गया है कि जो अंतः कोण होता है ये दो अंतः कोण जो होते हैं इनका योग जो होता है वो बहिष कोण के बराबर होता है। तो आप जरा बताओ, यहाँ पर हमारा जो अंतः कोण है ये अल्फा और क्या है, गामा है, और बहिष कोण हमारा कितना है, तो आप कहेंगे ये बहिष कोण हमारा आई है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस दूसरा हमारा क्या है, गामा, बराबर किसके, आई के। या इम्प्लाई दैट लिखना चाहो आई बराबर क्या आ जाएगा, आप कह सकते हैं सर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, गामा। इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। तथा अगेन अगर हम चलते हैं तो दूसरा हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर AI और दूसरा क्या है, C। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज AIC में आप जरा बताओ, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या है, गामा है, और इसका जो मान होगा वो किसके बराबर हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना भाई, है ना। ये जो यहाँ से लाइनिंग जा रही है मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम कहने वाले हैं कि यहाँ बीटा प्लस क्या है, गामा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर R के बराबर होगा। या यहाँ पे हम लिखना चाहें तो R बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर बीटा प्लस क्या, गामा। इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण हमेशा हम लोग अपने आवश्यकता के लिए मानते हैं। ठीक है, तो अब जरा बताओ, अगर हम आगे बढ़ें तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमारे पास जो मान आया है इसको हम समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो आप जरा बताओ, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब लिखेंगे समीकरण जो हमारा 3 और 4 का मान है ये कहाँ रख दें, लिखेंगे समीकरण 3 व 4 का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में रखने। जब रखेंगे तो आप बताओ क्या आएगा, ये हमारा n1 तो n1 ही रहेगा, आई के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा अल्फा और प्लस क्या आ जाएगा, गामा, बराबर n2 हमारा n2 ही रहेगा, और ये हमारा जो R है R के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर बीटा प्लस क्या, गामा। ये हमारा फार्मूला यहाँ तक आ गया। अब एक हमारा जो कि लास्ट टारगेट है वो चीज़ें हम लोग अगर यहाँ निकाल लेते हैं तो हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं, 5। ठीक है, अब हम इसकी हाइट को कुछ नहीं तो h मान ले रहे हैं। ये जो हमारा AP' है इसकी वैल्यू हम क्या मान ले रहे हैं, h है। ठीक है, अब हम h और दूसरी चीज़ अल्फा बीटा गामा की बात यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक साथ सारे त्रिभुजों का एनालिसिस करना चाहेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज AOP' कामा दूसरा त्रिभुज क्या होगा, AIP', त्रिभुज AIP' तथा तीसरा त्रिभुज हमारा क्या है, ACP', त्रिभुज ACP' में। ठीक है, एक साथ लिख रहे हैं, ज़्यादा लंबा आपका ना हो, इसी की वजह से काम वही होगा, अलग अलग करेंगे तब भी वही काम होगा। तो आप ज़रा बताओ हमें चाहिए क्या, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारा वस्तु है ये हमारा क्या है, P है, P' यहाँ माने हैं, चूँकि P और P' एक दूसरे के पास ही है या बहुत नज़दीक है, इसलिए हम OP की वैल्यू किसके बराबर मान सकते हैं, OP' की। जो हमारा IP' की वैल्यू है ये किसके बराबर मान सकते हैं, IP के। और जो हमारा CP' की वैल्यू है ये किसके बराबर मान सकते हैं, CP के। तो आप ज़रा बताओ, यहाँ पे हम साइड में ये चीज़ें लिख दे रहे हैं, IP बराबर IP'। आप बताओ ज़रा, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा P है,
पी डैश है या ध्रुव हम कह सकते हैं, इसके बीच की दूरी को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, वी, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में इस पे हमने डिटेल में लिख दिया है, लेकिन इसमें हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जिसको दिक्कत होगी वो पहला वीडियो देखने के बाद इसको देखना, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी डैश, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में यू है। ठीक है, अब बताओ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाएं साइड की दूरियां हमेशा माइनस में मेजरमेंट की जाती हैं। अब बताओ तीसरा हमारा क्या है, सी पी बराबर सी पी डैश। आप बताओ ये क्या हो जाएगा, आर, चूँकि ये उत्तर गोलीय पृष्ठ के दाएं साइड में है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब धनात्मक ली जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो आपका ए है और आपका जो पी है, ये एक दूसरे के बहुत क्या है, पास है। जब पास होगा तो आप बताओ अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। जब कोण छोटा होगा, जैसे यहाँ पे हमने इस तरह से मान लिया, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी बातें करेंगे। तो आप बताओ अगर दूरियों को हम दिखाना चाहें इस पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यू होगा। अगर यहाँ पे इसकी बात हम करें तो आप कहेंगे सर ये लेंथ दूरी हमारी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, और ये दूरी हम अगर कह दें तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, अगर इस पे आपको दिखाना है तो। ठीक है, अदरवाइज ये हम आपको जानकारी के लिए केवल यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अगर फिगर में क्लियर कर दे रहे हो तब भी सही है। अब जरा बताओ फिर हम क्या कर रहे हैं, अब अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो आप बताओ सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं जहाँ पे अल्फा का जिक्र हुआ है। आप ये बताओ जरा, ये हमारा क्या होगा, कर्ण, ये हमारा क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब। तो हमें क्या चाहिए, लंब और आधार वाला टर्म चाहिए। तो आप बताओ लंब बटे आधार, मतलब इसमें हम क्या लें, टेन थीटा लें या साइन थीटा लें या कॉस थीटा लें। तो आपको ये मालूम है, अगर जिसको भाई क्लियर नहीं है ना बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, तो हम ये तरीका लिख दे रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो आप बताओ टेन अल्फा ये किसके बराबर होगा, अल्फा के, किसके बराबर होगा, अल्फा के, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब हमारा कितना है, ए पी डैश, और बटे आधार क्या हो जाएगा, ओपी। डायरेक्ट हम मान रहे हैं क्योंकि वहाँ हमने साइड में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप बताओ अल्फा बराबर क्या आ गया। आप कहोगे सर एपी की वैल्यू हमने माना है एच, और ओपी की वैल्यू यहाँ हम लोग निकाले हैं क्या है, आप कहेंगे सर माइनस में यू है। तो आप बताओ माइनस में ये यू हो गया। अगेन अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं, तो आप बताओ ए आई पी डैश, मतलब ए आई पी डैश। आप बताओ यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, बीटा। तो आप बताओ टेन बीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट, आप कहेंगे सर बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, लंब तो हमारा सब में कॉमन रहेगा, ए पी डैश बटे आधार क्या हो जाएगा, आई पी डैश। आई पी डैश ना कह के हम डायरेक्टली आई पी कह दे रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे जिक्र कर लिया है। आप बताओ बीटा बराबर क्या आ गया भाई, ए पी की वैल्यू एच, और आई पी की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर माइनस में वी है। बीटा भी हमें मिल गया। ठीक है, फिर अगली कंडीशन क्या बची है, हमें गामा की वैल्यू निकालनी है, तथा टेन गामा बराबर अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, गामा, और इसकी वैल्यू क्या है, लंब हमारा ए पी डैश है, और आधार कितना है भाई, हमने बार बार बता रहे हैं कि आपको सी पी और सी पी डैश बराबर हमने कर दिया, तो इसे हम लिख दे रहे हैं सी पी, या गामा बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर एच अपान सी पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बस कहानी पूरी लगभग समाप्त हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है। अल्फा, बीटा और गामा का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 5 में। तो लिखेंगे समीकरण 5 में अल्फा, बीटा तथा गामा का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ, n1 तो n1 ही रहेगा, और अल्फा के स्थान पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस एच बाई यू, फिर क्या हो जाएगा प्लस गामा के स्थान पे h बाई क्या आ जाएगा भाई, आप कहेंगे सर r,
और आगे अगर हम N2 की बात कर रहे हैं तो N2 के आगे हमारा क्या है बीटा, और बीटा की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाला है -h/v, और प्लस आप ज़रा बताओ भाई आगे क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ इस समीकरण में गामा, और गामा की वैल्यू क्या है h/r। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आप बताओ यहाँ भी h कॉमन है, यहाँ भी h कॉमन है, तो आप बताओ N1 h दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लें तो आप कहेंगे सर कॉमन हो गया। आप बताओ प्लस वाली चीज़ें आगे लिख लें या रहने देते हैं। 1 क्या आ जाएगा r, प्लस 1 क्या आ जाएगा, सॉरी ये 1 क्या हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा 1/r बराबर यहाँ N2, और ये h कॉमन है ही, यहाँ हो जाएगा 1/v, वो भी माइनस में, और प्लस 1/r, ठीक है। h से h आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम अगला काम क्या करते हैं कि इस N1 और N2 को अंदर भेज के हम क्या कर लें, r की वैल्यू या r वाले टर्म को एक साइड में कर लें और u और v को एक साइड में कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, माइनस में N1/u प्लस N1/r बराबर ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस में N2/v प्लस N2/r। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ से अब क्या करते हैं कि इस r वाले को यही रहने देते हैं, इसको इधर भेज लें, या अगर हम इसको उधर भेजना चाहें तो ये प्रक्रियाएं भी कर सकते हैं। तो आप ज़रा बताओ इसको हम इधर ले आते हैं, तो ध्यान देना क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो चीज़ें कर रहे हैं उसको ध्यान देना। N1/r, ठीक है, इसको यही रहने देते हैं। इसको हम क्या कर लें कि इस सॉरी उल्टा कर दी, आगे पीछे कर सकते हैं। ये बताओ हम यहाँ से क्या करें, तो आप कहेंगे सर इसको हम लोग जो है उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो r को हम N1/ क्या कर लें, r ही रहने देते हैं, और माइनस में N2/ क्या हो जाएगा r बराबर इसको उधर भेज दें। N1/ ये आपका हो जाएगा u, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में होगा, माइनस में N2/ क्या आ जाएगा u। बात समझ में आ रही है। या आप यहाँ से लिखना चाहो N1 माइनस N2, दोनों में क्या है r कॉमन है, तो r को एक बार लिख लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा N1/u माइनस N2/ सॉरी कहीं गलत कर रहे हैं क्या, N2/ ये हमारा क्या हो जाएगा v, और यहाँ तक ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। या अगर हम चिन्ह इसका चेंज करना चाहें तो माइनस में इधर, माइनस इधर से भी कॉमन ले लें, माइनस इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो अथवा करके इसको हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटे क्या r बराबर N2/v माइनस N1/u। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें मिल गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि N1 N2 ना रहे, ओनली हमारा क्या हो n ही हो, तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रोसेस हमने आपको बताया कि चूंकि n बराबर क्या N2/N1, तो आप बताओ यहाँ से N2 बराबर लिखना चाहोगे तो n × N1 आएगा कि नहीं। जहाँ जहाँ हमें N2 दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या कर दें n × N1 कर दें। अभी देखो प्रोसेस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो n × N1 बटे माइनस में क्या है N1 है ही, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r बराबर इधर क्या है N2 के स्थान पे n × क्या N1 और बटे क्या है v माइनस क्या हो जाएगा N1 बटे क्या होगा u। अब बताओ दोनों साइड में n कॉमन है तो ये हो जाएगा N1, ये n-1 बटे क्या r, ये बराबर यहाँ पे N1 यहाँ पर भी कॉमन है तो क्या आ जाएगा n/v माइनस 1/u, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। आपका जो इक्वेशन दिख रहा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो ऊपर लिखते हैं, हो सकता है आपको ना दिखे, ठीक है। तो ये देखो भाई इधर हम लिखते हैं, क्या बचा n-1 बटे क्या r बराबर n/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या आ गया फार्मूला, जो हम इन चीज़ों को निकाल